तो कैसे हैं आप लोग? अरे नहीं, आज कोई रोस्टिंग नहीं होगी। आज हम चलेंगे एक ऐसे सफर पर जहां हम दुनिया के सबसे रहस्यमय राज्यों को एक्सप्लोर करेंगे। ऐसी चीजें जिनका जवाब आज तक किसी के पास नहीं। ये वो पहेलियां हैं जो इंसान के दिमाग को सदियों से चकरा रही हैं। क्या आप तैयार हैं उस अंधेरे में झांकने के लिए जहां सच और कल्पना की लकीर धुंधली हो जाती है? आज हम उन सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे जो विज्ञान की पहुंच से भी परे लगते हैं। ये सिर्फ कहानियां नहीं हैं, ये वो हकीकतें हैं जो आज भी हमारी समझ को चुनौती देती हैं। हर पन्ने पर एक नया रहस्य, हर तस्वीर के पीछे एक अनकही कहानी। हम उन जगहों पर जाएंगे जहां समय ठहर सा गया है और उन घटनाओं को कुरेदेंगे जिन्होंने इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। लेकिन मेरे दोस्त, ये सफर आसान नहीं होगा। इसमें डर है, इसमें रोमांच है और इसमें वो सच्चाई छुपी है जिसे शायद हम कभी पूरी तरह समझ ही ना पाए। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल नटी फैक्ट्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है और हम आपके लिए ऐसी और वीडियोस बनाते रहेंगे। आपका एक क्लिक हमें इस अंधेरे में और गहराई तक जाने की हिम्मत देता है। तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लो, क्योंकि ये रोलर कोस्टर राइड आपके होश उड़ा देगी। हम इतिहास के उन गलियारों में खो जाएंगे जहां हर मोड़दांत पर एक नया सवाल हमारा इंतजार कर रहा है। ये वो राज हैं जो रात के अंधेरे में फुसफुसाए जाते हैं, वो पहेलियां जो आज भी अनसुलझी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले रहस्यमय राज से, जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा कि हम सच में कितना जानते हैं या कितना कम जानते हैं। कल्पना करो एक ऐसी किताब की जो सदियों पुरानी है, जिसके पन्ने अजीबोगरीब पौधों, अनजाने सितारों और ऐसी भाषा में लिखे गए हैं जिसे आज तक दुनिया का कोई भी, मतलब कोई भी बड्ढे से बड्ढा विद्वान या क्रिप्टोग्राफर भी डिकोड नहीं कर पाया। यह है वॉयनिच मैन्यूस्क्रिप्ट। 15वीं सदी की यह रहस्यमयी किताब आज भी येल यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में बंद है और अपने अंदर ऐसे राज छुपाए बैठी है जो शायद हमेशा के लिए राज ही रह जाएंगे। इसके पन्नों पर बनी तस्वीरें किसी और ही दुनिया की लगती है। पौधे ऐसे जो धरती पर कहीं नहीं उगते, औरतें जो अजीब से हरे तरल में नहा रही हैं, और वो नक्शे ऐसे सितारों के जो हमें आज तक नहीं दिखे। इस किताब का इतिहास भी उतना ही उलझा हुआ है जितना इसका कंटेंट। कहा जाता है कि ये कभी पवित्र रोमन सम्राट रुडोल्फ द्वितीय के पास थी, जो इसे एक जादुई किताब मानते थे। फिर ये कई हाथों से गुजरती हुई गायब हो गई और 1912 में विल्फ्रेड वॉयनिच नाम के एक बुक डीलर को मिली। तब से लेकर आज तक दुनिया भर के कोड ब्रेकर्स, यहां तक कि द्वितीय विश्व युद्ध के माहिर क्रिप्टोग्राफर्स ने भी इस पर हाथ आजमाए, लेकिन नतीजा 0, 0, कुछ भी नहीं। हर कोशिश नाकाम रही। ये किताब अपनी चुप्पी तो डालने को तैयार ही नहीं है। क्या ये किसी प्राचीन सभ्यता का खोया हुआ ज्ञान है या किसी एलियन प्रजाति द्वारा छोड़ा गया संदेश? कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि ये बस एक बहुत बड़ा धोखा है, एक प्रैंक जो किसी ने सदियों पहले किया था और आज तक हम सब उल्लू बन रहे हैं। सोचो जरा, इतनी मेहनत करके कोई ऐसी किताब लिखेगा जिसका कोई मतलब ही ना हो? मुझे तो नहीं लगता यार। इसके पीछे जरूर कोई गहरा राज है। हर पन्ना एक नई पहेली फेंकता है, हर तस्वीर एक नया सवाल खड़ा करती है। वैज्ञानिकों ने इसकी कार्बन डेटिंग की है, जिससे पता चला कि यह 1404 और 1438 के बीच लिखी गई थी। स्याही और चर्मपत्र असली हैं, मतलब ये कोई मॉडर्न जमाने का फ्रॉड तो कतई नहीं है। भाषाविदों ने इसके अक्षरों के पैटर्न को समझने की कोशिश की। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक का इस्तेमाल किया गया। एआई ने कुछ पैटर्न तो पकड़ दी ही, लेकिन उनका मतलब क्या है ये वो भी नहीं बता पाया। ऐसा लगता है जैसे ये किताब जानबूझकर हमें चिढ़ा रही है। तो सवाल वही का वही है, ये क्या है? क्या ये किसी भूले बिसरे धर्म की पवित्र किताब है, या किसी मध्ययुगीन डॉक्टर की सीक्रेट डायरी जिसमें उसने ऐसी जड़ दी ही बूटियों का जिक्र किया है जो आज विलुप्त हो चुकी हैं? या फिर ये किसी दूसरी दुनिया या किसी दूसरे डायमेंशन का दरवाजा खोलने की कुंजी है? हर थ्योरी अपने आप में एक सस्पेंस थ्रिलर फिल्म की कहानी लगती है। सोचो उस लेखक के बारे में जो सदियों पहले एकांत में बैठकर इसे लिख रहा होगा। वो क्या सोच रहा होगा? क्या वो जानता था कि 600 साल बाद भी लोग उसकी लिखी पहेली को सुलझाने में अपने बाल नोच रहे होंगे? उसकी लिखावट किसी कोड से कम नहीं, और उसके चित्र किसी बुरे सपने की तरह हैं जो पीछा नहीं छोड़ ढाते। ये मैन्यूस्क्रिप्ट एक ऐसा मौन गवाह है जो सब कुछ जानता है पर कुछ बताता नहीं। आखिर में वॉयनिच मैन्यूस्क्रिप्ट सिर्फ एक किताब नहीं है,
ये इंसानी ज्ञान की सीमाओं का एक प्रतीक है। एक आईना जो हमें दिखाता है कि हम कितना भी आगे बढ़ जाए, कुछ राज हमेशा हमारी पहुंच से बाहर रहेंगे। ये हमें याद दिलाता है कि ब्रह्मांड में ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिन्हें हम शायद कभी समझ नहीं पाएंगे। ये एक ऐसा रहस्य है जो पन्नों में कैद है और शायद हमेशा के लिए कैद ही रहेगा। अब चलते हैं पेरू के सूखे बेजान रेगिस्तान में। यहाँ जमीन पर कुछ ऐसा बना है जिसे देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। मीलों तक फैली विशाल आकृतियां जिन्हें जियोग्लिफ्स कहते हैं, मकद्दी, बंदर, चिद्दिया और इंसानों जैसी दिखने वाली ये लाइनें इतनी बड़ी हैं कि इन्हें आप जमीन पर खड़े होकर देख ही नहीं सकते। इन्हें देखने के लिए आपको आसमान में उड़ना होगा, किसी जहाज में। ये है नाज़का लाइंस, और सबसे बड़ा सवाल ये है कि इन्हें किसने बनाया, क्यों बनाया और सबसे जरूरी किसके लिए बनाया। ये लाइनें लगभग 2000 साल पुरानी हैं जिन्हें नाज़का सभ्यता के लोगों ने बनाया था। सोचो, उस जमाने में जब कोई ड्रोन या हवाई जहाज नहीं थे, तब उन्होंने इतनी सटीक और विशाल आकृतियां कैसे बना ली। ये कोई छोटा मोटा काम नहीं था। उन्होंने रेगिस्तान की ऊपरी लाल भूरी पथरीली सतह को हटाकर नीचे की हल्की पीली मिट्टी को उजागर किया। लेकिन बिना ऊपर से देखे इतने बड़े डिजाइन को बनाना लगभग नामुमकिन लगता है। क्या उनके पास कोई ऐसी तकनीक थी जो आज हमसे खो गई है? कुछ थ्योरीज तो बहुत ही अजीब है। एक मशहूर लेखक एरिक वॉन डैनिकेन का मानना है कि ये एलियंस के लिए बनाए गए रनवे थे। उनके स्पेसशिप यहाँ उतरते होंगे। सुनने में फिल्मी लगता है ना? पर जब आप इन लाइनों की विशालता और सटीकता को देखते हैं तो दिमाग में ऐसे ख्याल आना लाजमी है। ये आकृतियां इतनी परफेक्ट हैं कि लगता है किसी विशाल हाथ ने इन्हें आसमान से बनाया है, जैसे कोई भगवान रेगिस्तान को अपने कैनवास की तरह इस्तेमाल कर रहा हो। वैज्ञानिकों का मानना है कि इन लाइनों का संबंध खगोल विज्ञान या किसी धार्मिक अनुष्ठान से हो सकता है। शायद ये एक तरह का कैलेंडर था जो सूरज, चांद और सितारों की स्थिति बताता था, या शायद ये पानी की पूजा करने का एक तरीका था, क्योंकि उस सूखे रेगिस्तान में पानी किसी वरदान से कम नहीं था। वो इन विशाल आकृतियों को बनाकर अपने देवताओं से बारिश की भीख मांगते होंगे। हर लाइन, हर आकृति किसी गहरे धार्मिक या खगोलीय महत्व को दर्शाती होगी, जिसे हम आज समझ नहीं पा रहे हैं। लेकिन फिर भी सवाल बाकी रहते हैं। अगर ये सिर्फ धार्मिक अनुष्ठान के लिए थे, तो इन्हें इतना बड़ा क्यों बनाया गया कि जमीन से दिखे ही नहीं? कौन था वो दर्शक जिसके लिए ये पूरा तमाशा रचा गया था? क्या वो उनके देवता थे जो आसमान से उन्हें देख रहे थे, या ये सिर्फ एक कला थी जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रही और जिसका असली मकसद समय के साथ खो गया? हम सिर्फ अंदाजे लगा सकते हैं। जब आप हेलीकॉप्टर से इन लाइनों को देखते हैं तो एक अजीब सी सिहरन दौड़ जाती है। एक विशाल हमिंग बर्ड जिसकी चोंच एकदम सीधी है, एक मकड़ी जो अमेज़न के जंगलों में पाई जाने वाली एक दुर्लभ प्रजाति की तरह दिखती है, एक एस्ट्रोनॉट जैसी दिखने वाली इंसानी आकृति जो हाथ हिला रही है। ये सब क्या है? ये सिर्फ पत्थर और मिट्टी नहीं है। ये एक प्राचीन सभ्यता की आवाज है जो हम तक पहुंचने की कोशिश कर रही है, लेकिन हम उसकी भाषा नहीं समझ पा रहे। अंत में नाज़का लाइंस एक खुला रहस्य है। ये कला, विज्ञान और विश्वास का एक ऐसा संगम है जो हमें आज भी हैरान करता है। ये हमें उस समय में ले जाती है जब इंसान और प्रकृति के बीच का रिश्ता आज से बहुत अलग था, बहुत गहरा था। ये रेगिस्तान में खींची गई सिर्फ लकीरें नहीं हैं, बल्कि इतिहास के वो सवाल हैं जिनका जवाब शायद उसी रेगिस्तान की रेत में कहीं दफन है। अब बात करते हैं एक ऐसे अजूबे की जिसे दुनिया का हर इंसान जानता है, मिस्र के गीजा के महान पिरामिड। 4500 साल से ये रेगिस्तान में शान से खड़ी हैं और अपने अंदर इतने राज दबाए बैठे हैं कि आज भी आर्कियोलॉजिस्ट और वैज्ञानिक अपना सिर खुजला रहे हैं। हम सबको पता है कि ये प्राचीन फराओ राजाओं के मकबरे थे, लेकिन असली सवाल ये नहीं है कि ये क्या है। असली सवाल ये है कि ये बने कैसे। ये सवाल आज भी एक पहेली बना हुआ है। ग्रेट पिरामिड ONF गीजा को ही ले लो। ये 481 फीट ऊंचा है और इसे बनाने में लगभग 23 लाख पत्थर के ब्लॉक्स का इस्तेमाल हुआ है। हर ब्लॉक का वजन 2.5 टन से लेकर 80 टन तक है। सोचो, 80 टन! आज के जमाने में भी इतने भारी पत्थर को उठाने और इतनी ऊंचाई पर सटीकता से रखने के लिए हमें बड़ी बड़ी क्रेनों की जरूरत पड़ती है। तो फिर 4500 साल पहले बिना किसी मॉडर्न मशीनरी के उन्होंने ये कैसे कर दिखाया? क्या ये सिर्फ इंसानी मेहनत का नतीजा था? कई थ्योरीज हैं। कुछ कहते हैं कि उन्होंने विशाल रैंप बनाए होंगे जिन पर
लकटू दाइसिन सबाक्टू के स्लेज पर रखकर पत्थरों को खींचा गया होगा। कुछ कहते हैं कि उन्होंने पानी का इस्तेमाल करके नहरें बनाई होंगी, लेकिन कोई भी थ्योरी पूरी तरह से ये नहीं समझा पाती कि इतने कम समय में इतनी सटीकता के साथ ये काम कैसे पूरा हुआ। पिरामिड के चारों कोने लगभग परफेक्टली उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम दिशाओं की ओर हैं। ये सटीकता आज की जीपीएस तकनीक को भी टक्कर देती है। क्या ये महज एक इत्तेफाक है? और फिर आती हैं वो रहस्यमयी घटनाएं और खोजें। पिरामिड के अंदर कई गुप्त चैम्बर और रास्ते मिले हैं जिनके बारे में किसी को पता नहीं था। 2017 में वैज्ञानिकों ने म्यूअन स्कैनिंग तकनीक, जो एक्सरे की तरह होती है, का इस्तेमाल करके ग्रेट पिरामिड के अंदर एक बहुत बड़े खाली हिस्से का पता लगाया, जो एक हवाई जहाज जितना बड़ा है। ये बिग वॉइड क्या है? क्या ये कोई छिपा हुआ मकबरा है या कुछ और? आज तक कोई वहां पहुंच नहीं पाया है। कुछ लोग तो ये भी मानते हैं कि पिरामिड बनाने में एलियंस का हाथ था। उनका मानना है कि इतनी एडवांस तकनीक उस समय के इंसानों के पास हो ही नहीं सकती थी। वो कहते हैं कि पिरामिड की लोकेशन और ओरियन तारा मंडल के 3 तारों की पोजीशन में एक अजीब सा कनेक्शन है। क्या ये प्राचीन मिस्र के लोग सितारों से बात करने की कोशिश कर रहे थे, या क्या वो खुद सितारों से आए थे? ये थ्योरीज आपको सोचने पर मजबूर कर देती हैं। जब आप इन विशाल संरचनाओं के सामने खड़े होते हैं तो आप खुद को बहुत छोटा महसूस करते हैं। आप उस समय की इंजीनियरिंग और दृढ़ संकल्प को महसूस कर सकते हैं। लाखों मजदूरों ने अपनी जिंदगी के कई साल इसे बनाने में लगा दिए, लेकिन क्यों? सिर्फ एक राजा को दफनाने के लिए, या इसके पीछे कोई और बड़ा मकसद था? कुछ थ्योरीज ये भी कहती हैं कि पिरामिड सिर्फ मकबरे नहीं थे, बल्कि एक तरह के पावर प्लांट थे जो धरती की ऊर्जा को इस्तेमाल करते थे। ये सब सुनने में क्रेजी लगता है, पर जब आप सबूतों को देखते हैं तो कुछ भी नामुमकिन नहीं लगता। आखिरकार गीजा के पिरामिड सिर्फ पत्थर की इमारतें नहीं हैं। ये इंसानी क्षमता, महत्वाकांक्षा और रहस्य का एक स्मारक है। ये हमें चुनौती देते हैं कि हम अपने अतीत को फिर से देखें और उन संभावनाओं पर विचार करें जिन्हें हमने कभी सोचा भी नहीं था। जब तक हम उन गुप्त चैम्बरों के दरवाजे नहीं खोल लेते और उनके अंदर छुपे राज को नहीं जान लेते, तब तक ये पिरामिड एक अनसुलझी पहेली बने रहेंगे, जो रेगिस्तान की गर्म हवाओं में अपनी कहानी फुसफुसाते रहेंगे। अब जरा सोचिए, आप समंदर में गोताखोरी कर रहे हैं और आपको एक पुराने जहाज का मलबा मिल जाता है, और उसी मलबे में से आपको एक ऐसी चीज मिलती है जो आपके होश ही उड़ढ़ा दे। साल 1901 में ग्रीस के एंटिकाइथेरा द्वीप के पास गोताखोरों के साथ ठीक ऐसा ही हुआ। उन्हें कांसे का एक सड्डीदा गल्ला, पत्थर जैसा टुकदिद्दा मिला। शुरू में किसी को समझ ही नहीं आया कि ये आखिर है क्या, लेकिन दशकों की रिसर्च के बाद जो सच सामने आया, उसने तो इतिहास की किताबों को बदलने पर मजबूर कर दिया। वो सड्डीदा गल्ला टुकदिद्दा असल में दुनिया का पहला एनालॉग कंप्यूटर था। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। एक कंप्यूटर जो आज से 2000 साल पहले प्राचीन ग्रीस में बनाया गया था। इसे एंटिकाइथेरा मैकेनिज्म कहा जाता है। ये कोई मामूली डिवाइस नहीं थी। ये एक बेहद जटिल मशीन थी जिसमें 30 से ज्यादा कांसे के गियर लगे थे। ये मशीन सूरज, चांद और उस समय ज्ञात 5 ग्रहों की चाल का हिसाब रख सकती थी। यहाँ तक कि ये सूर्य और चंद्र ग्रहण की भविष्यवाणी कर सकती थी और ओलंपिक खेलों के 4 साल के साइकिल को भी ट्रैक कर सकती थी। ये खोज सच में दिमाग चकरा देने वाली है, क्योंकि अब तक हम यही मानते थे कि इस तरह की जटिल गियर वाली मशीनरी का आविष्कार 14वीं सदी में यूरोप में हुआ था, लेकिन ये मैकेनिज्म उससे 1500 साल पुराना है। सवाल यह है कि प्राचीन ग्रीस के लोगों के पास इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी आखिर आई कहां से? उन्होंने इतनी जटिल मशीन कैसे डिजाइन और बना ली? ये उस समय के ज्ञान से बहुत बहुत आगे की चीज थी, जैसे आज के जमाने में कोई आपको एक टाइम मशीन लाकर दे दे। इस मैकेनिज्म का एक्स-रे और 3D स्कैन करने पर पता चला कि ये कितना अविश्वसनीय था। इसके अंदर लगे गियर इतने छोटे और सटीक थे कि उन्हें बनाना आज भी मुश्किल होगा। इस पर लिखे निर्देश इतने छोटे थे कि शायद उन्हें पीरने के लिए मैग्नीफाइंग ग्लास की जरूरत पड़ती होगी। ये सब किसने बनाया? क्या इसके पीछे आर्किमिडीज जैसे किसी महान वैज्ञानिक का हाथ था, या ये ज्ञान कहीं और से आया था? इसका जवाब इतिहास के पन्नों में कहीं खो गया है। और सबसे रहस्यमयी बात तो ये है कि इस मैकेनिज्म जैसी कोई और चीज क्यों नहीं मिली? अगर प्राचीन ग्रीक लोग इतने एडवांस थे तो उन्होंने ऐसी और मशीनें क्यों नहीं बनाई? या अगर बनाई तो वो सब आखिर कहां गईं? ऐसा लगता है जैसे ज्ञान की एक पूरी शाखा ही समय के साथ गायब हो गई। ये मैकेनिज्म उस खोए हुए ज्ञान का अकेला सबूत है
जो हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि हम अपने पूर्वजों के बारे में कितना कम जानते हैं। जरा सोचिए, 2000 साल पहले कोई इंसान एक हैंडल घुमाकर ये पता लगा सकता था कि अगला सूर्य ग्रहण कब पड़ेगा। ये किसी जादू से कम नहीं था। ये डिवाइस खगोल विज्ञान, गणित और इंजीनियरिंग का एक बेजोड़ DDH नमूना है। ये हमें बताता है कि प्राचीन दुनिया हमारी सोच से कहीं ज्यादा विकसित थी। वो सिर्फ पत्थर और भाले से लीडी अचने वाले लोग नहीं थे। उनके पास ऐसा दिमाग था जो ब्रह्मांड के रहस्यों को सुलझाने की कोशिश कर रहा था। अंत में एंटीकाइथेरा मैकेनिज्म एक टाइम कैप्सूल की तरह है, एक ऐसी खिड़की की जो हमें एक भूली बिसरी दुनिया में झांकने का मौका देती है, जहां विज्ञान और तकनीक का एक सुनहरा दौर था जो बाद में कहीं खो गया। ये एक सबूत है कि इंसान की जिज्ञासा और आविष्कार करने की क्षमता की कोई सीमा नहीं है। ये एक ऐसा राज है जो समंदर की गहराइयों से निकला और आज भी हमें हैरान कर रहा है। इंग्लैंड के हरे भरे मैदानों में कुछ विशाल पत्थर सदियों से चुपचाप खड़े हैं। एक घेरे में सजे ये पत्थर दुनिया के सबसे प्रसिद्ध और सबसे रहस्यमय स्मारकों में से एक हैं। ये है स्टोनहेंज। 5000 साल से भी ज्यादा पुराने इन पत्थरों को देखकर दिमाग में बस एक ही सवाल आता है, क्यों? इसे क्यों बनाया गया और कैसे? ये सवाल आज भी इतिहासकारों और वैज्ञानिकों के लिए एक बड़ी पहेली बने हुए हैं। स्टोनहेंज का निर्माण कई चरणों में हजारों सालों तक चला। इसमें इस्तेमाल हुए कुछ पत्थर 30 फीट तक ऊंचे हैं और उनका वजन 25 टन से भी ज्यादा है। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इनमें से कुछ छोटे ब्लू स्टोन्स 200 मील दूर वेल्स की पहाड़ियों से लाए गए थे। सोचो, 5000 साल पहले बिना पहिए और बिना किसी मॉडर्न तकनीक के इतने भारी पत्थरों को 200 मील तक कैसे ढोया गया होगा। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा रहस्य है। इसे बनाने का मकसद क्या था? कई थ्योरीज हैं और हर थ्योरी इसे और भी रहस्यमयी बना देती है। सबसे पॉपुलर थ्योरी ये है कि ये एक खगोलीय कैलेंडर था। इसके पत्थर इस तरह से लगाए गए हैं कि वो ग्रीष्म और शीतकालीन संक्रांति पर उगते और डूबते सूरज के साथ अलाइन होते हैं। यानी ये साल के सबसे लंबे और सबसे छोटे दिन को मार्क करता था। ये प्राचीन लोगों के लिए खेती और धार्मिक अनुष्ठानों के लिए बहुत जरूरी रहा होगा। लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि ये सिर्फ एक कैलेंडर नहीं था, ये एक पवित्र स्थान था जहां बीमार लोग ठीक होने के लिए आते थे। आर्कियोलॉजिस्ट को यहाँ कई ऐसी कब्रें मिली हैं जिनमें दफन लोगों के शरीर पर गंभीर चोटों और बीमारियों के निशान थे। शायद वो मानते थे कि इन पत्थरों में कोई जादुई या हीलिंग पावर है। ये एक तरह का प्राचीन अस्पताल रहा होगा। एक और डार्क थ्योरी ये भी है कि ये बलि देने की जगह थी। ड्रूइड्स, जो प्राचीन सेल्टिक पुजारी थे, यहाँ अपने देवताओं को खुश करने के लिए इंसानों और जानवरों की बलि देते थे। जब आप उस शांत जगह पर खड़ी डीडे होकर इन विशाल पत्थरों को देखते हैं तो इस थ्योरी को सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। क्या इन पत्थरों ने वाकई में खून खराबा देखा है? इसकी बनावट अपने आप में एक चमत्कार है। पत्थरों को न सिर्फ खड्डा किया गया बल्कि ऊपर से दूसरे पत्थरों से जोड़ा भी गया है, जिसे मोर्टिस एंड टेनॉन जॉइंट कहते हैं, ठीक लकड़ी के काम की तरह। पत्थरों पर इस तरह की कारीगरी करना उस समय के हिसाब से अविश्वसनीय है। इसे बनाने वालों के पास जरूर पत्थर की इंजीनियरिंग का गहरा ज्ञान रहा होगा। आज भी जब हजारों लोग साल में 2 बार संक्रांति देखने के लिए यहाँ इकट्ठा होते हैं तो एक जादुई माहौल बन जाता है। आप उस जुड़ाव को महसूस कर सकते हैं जो हमारे पूर्वजों का प्रकृति और ब्रह्मांड के साथ था। स्टोनहेंज हमें याद दिलाता है कि हम एक बहुत लंबी कहानी का हिस्सा हैं। ये सिर्फ पत्थरों का ढेर नहीं बल्कि एक सभ्यता की विरासत है, एक पहेली है जिसे वो हमारे लिए छोड़ डाडर इरियापर जान स्कान इन गए हैं। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हमेशा के लिए इन पत्थरों की खामोशी में ही कैद रहेगा। अब हम चलते हैं दुनिया की सबसे अलग थलग जगहों में से एक पर, ईस्टर आइलैंड। प्रशांत महासागर के बीचों बीच बसा ये छोटा सा द्वीप अपने विशालकाय पत्थर के सिरों के लिए जाना जाता है। इन्हें मोआई कहते हैं। लगभग 900 मोआई इस पूरे द्वीप पर फैले हुए हैं, जैसे कोई पत्थर की सेना हो। ये चुपचाप खड़ी डीहे हैं, ज्यादातर समंदर की तरफ पीठ करके, और अपने बनाने वालों की कहानी सुना रहे हैं। लेकिन ये कहानी भी रहस्यों से भरी हुई है। ये विशाल मूर्तियां जो 70 फीट तक ऊंची और 80 टन तक वजनी हो सकती है। यहाँ के मूल निवासी रापा नुई लोगों ने 13वीं
से 16वीं सदी के बीच बनाई थीं। उन्होंने इन्हें ज्वालामुखी की चट्टानों से तराशा और फिर द्वीप के अलग अलग हिस्सों में बने प्लेटफॉर्म्स, जिन्हें अहू कहते हैं, पर खड़ा किया। और यहीं से सबसे बड़ा रहस्य शुरू होता है। उन्होंने इन भारी भरकम मूर्तियों को खदान से निकालकर मीलों दूर कैसे पहुंचाया। एक थ्योरी के अनुसार उन्होंने लकड़ी के स्लेज और रस्सियों का इस्तेमाल किया होगा, लेकिन ईस्टर आइलैंड पर पेड्डी एज लगभग खत्म हो चुके थे। तो क्या उन्होंने इतने पेड्डी एज काट दिए कि द्वीप ही बंजर हो गया? ये थ्योरी रापा नुई सभ्यता के पतन की कहानी भी बताती है कि उन्होंने अपने ही संसाधनों को खत्म कर दिया। लेकिन कुछ स्थानीय लोगों का मानना है कि ये मूर्तियां खुद चलकर अपनी जगह पर पहुंची थीं। जी हां, किंवदंतियों के अनुसार पुजारियों में माना नाम की एक आध्यात्मिक शक्ति थी, जिससे वो इन मूर्तियों को चलने का आदेश देते थे। ये सुनने में अजीब लगता है, लेकिन कुछ वैज्ञानिकों ने एक्सपेरिमेंट करके ये दिखाया है कि रस्सियों की मदद से इन मूर्तियों को इस तरह से झुलाया जा सकता है कि वो चलती हुई सी लगें। शायद चलने की कहानी इसी तकनीक का एक रूपक हो। लेकिन एक और बड़ा सवाल है, ये मूर्तियां हैं किसकी? माना जाता है कि ये उनके पूर्वजों या महत्वपूर्ण सरदारों के सम्मान में बनाई गई थी। हर मूर्ति एक पूर्वज का प्रतिनिधित्व करती थी, जो अपनी शक्ति से कबीले की रक्षा करता था। इसीलिए ज्यादातर मूर्तियों का मुंह द्वीप के अंदर की तरफ है, जैसे वो अपने लोगों की देखभाल कर रही हो। लेकिन कुछ मूर्तियां अलग क्यों हैं? एक अहू पर 7 मोआई हैं, जो सीधे समंदर की ओर देख रहे हैं। वो किसे देख रहे हैं? और फिर रहस्य और भी गहरा हो जाता है जब पता चलता है कि कुछ मोआई की आंखों में मूंगे और लाल पत्थर की आंखें भी लगाई गई थीं। कल्पना कीजिए, जब इन विशाल पत्थर के चेहरों पर आंखें लगी होंगी तो वो कितने जीवंत लगते होंगे, जैसे वो सच में देख रहे हों। और सबसे अजीब बात, द्वीप पर एक ऐसी लिपि भी मिली है, रोंगो रोंगो, जिसे आज तक कोई PRH नहीं पाया है। क्या उस लिपि में इन मूर्तियों का राज छुपा है? आज जब आप इन शांत गंभीर चेहरों को देखते हैं, तो आप उस मेहनत, उस विश्वास और उस कला को महसूस कर सकते हैं। ये मोआई सिर्फ पत्थर नहीं है, ये एक पूरी सभ्यता के उत्थान और पतन के गवाह हैं। ये हमें याद दिलाते हैं कि कैसे इंसान अपनी महत्वाकांक्षा में कभी कभी प्रकृति से आगे निकलने की कोशिश करता है और उसके क्या परिणाम हो सकते हैं। ये एक चेतावनी भी है और एक श्रद्धांजलि भी। आखिर में ईस्टर आइलैंड और उसके मोआई एक ऐसी कहानी है जो हमें पर्यावरण, विश्वास और इंसानी जाज्बे के बारे में बहुत कुछ सिखाती है। ये मूर्तियां आज भी चुपचाप खड़ी हैं, अपने होठों पर एक रहस्यमयी मुस्कान लिए, जैसे वो कह रही हों, हम सब जानते हैं पर हम बताएंगे नहीं। इनका राज शायद हमेशा के लिए प्रशांत महासागर की लहरों में ही गूंजता रहेगा। और अब हम आ गए हैं हमारे आखिरी और शायद सबसे बदनाम रहस्य पर, बरमूडा ट्रायंगल। अटलांटिक महासागर का वो हिस्सा जो बरमूडा, फ्लोरिडा और प्यूर्टो रिको के बीच फैला है, इसे शैतान का त्रिकोण भी कहते हैं। कहा जाता है कि इस इलाके में जहाज और हवाई जहाज रहस्यमयी तरीके से गायब हो जाते हैं, बिना कोई सुराग छोड़े, बिना कोई मलबा छोड़े, बस हवा में या पानी में विलीन हो जाते हैं। क्या ये सच है या सिर्फ कहानियों का एक जाल? इसकी कहानियां दशकों से हमें डराती आ रही हैं। सबसे प्रसिद्ध किस्सा है फ्लाइट 19 का। 1945 में अमेरिकी नेवी के 5 बॉम्बर प्लेन एक ट्रेनिंग मिशन पर निकले और इस ट्रायंगल में गायब हो गए। उनसे आखिरी रेडियो संदेश जो मिला वो बहुत अजीब था। पायलट कह रहे थे कि उनके कंपास काम नहीं कर रहे, उन्हें समझ नहीं आ रहा कि वो कहां हैं और सब कुछ गलत लग रहा है। उन्हें बचाने के लिए भेजा गया एक और प्लेन भी गायब हो गया। कुल 6 प्लेन और 27 लोग एक ही दिन में बिना कोई निशान छोड़े गायब। इसके बाद तो किस्सों की बाढ़ आ गई। USS साइक्लोप्स नाम का एक विशाल जहाज जिसमें 300 से ज्यादा लोग सवार थे, 1918 में इसी इलाके में गायब हो गया। उसका भी आज तक कोई पता नहीं चला। ऐसी दर्जनों घटनाएं हैं जहां जहाज और प्लेन अचानक रडार से गायब हो गए और फिर कभी नहीं मिले। इन घटनाओं ने बरमूडा ट्रायंगल को एक पौराणिक और डरावनी जगह बना दिया। तो आखिर होता क्या है इस जगह पर? थ्योरीज की कोई कमी नहीं है। कुछ लोग मानते हैं कि यहाँ एलियंस का अंडर वाटर बेस है और वो जहाजों और इंसानों को रिसर्च के लिए उठा ले जाते हैं। एक और थ्योरी कहती है कि ये खोए हुए शहर अटलांटिस का लोकेशन है और अटलांटिस की प्राचीन क्रिस्टल टेक्नोलॉजी आज भी एक्टिव है और जहाजों को अपनी ऊर्जा से खींच लेती है। सुनने में ये सब किसी साइंस फिक्शन मूवी जैसा लगता है, लेकिन कुछ वैज्ञानिक एक्सप्लिकेशंस भी हैं। एक थ्योरी है मीथेन हाइड्रेट्स की।
कहा जाता है कि समंदर की सतह के नीचे भारी मात्रा में मीथेन गैस जमी हुई है। जब ये गैस अचानक निकलती है तो पानी की डेंसिटी को एकदम से कम कर देती है, जिससे कोई भी जहाज तुरंत डूब सकता है। और अगर ये गैस हवा में फैले तो प्लेन के इंजन में आग लग सकती है या ऑक्सीजन की कमी से इंजन बंद हो सकता है। एक और वैज्ञानिक कारण है इस इलाके का अजीब मौसम। यहाँ अचानक से भयानक तूफान आते हैं जिन्हें रोग वेव्स कहते हैं, यानी 100 फीट तक ऊंची लहरें जो बड्ढे से बड्ढे जहाज को भी पलट सकती हैं। साथ ही इस इलाके में पृथ्वी का मैग्नेटिक फील्ड भी थोड़ा अजीब व्यवहार करता है, जिससे कंपास में गड्ढबद्दी हो सकती है। ये सब मिलकर एक खतरनाक कॉकटेल बनाते हैं। लेकिन फिर भी आलोचक कहते हैं कि बरमूडा ट्रायंगल एक मिथक से ज्यादा कुछ नहीं है। उनका कहना है कि इस इलाके में ट्रैफिक बहुत ज्यादा है, इसलिए यहाँ दुर्घटनाएं भी ज्यादा होती हैं। और कई घटनाएं जिन्हें बरमूडा ट्रायंगल से जोड़ा जाता है वो असल में कहीं और हुई थीं या उनके तार्किक कारण मिल चुके हैं, जिन्हें कहानियों में बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया। तो सच क्या है? क्या बरमूडा ट्रायंगल सच में एक रहस्यमयी और खतरनाक जगह है जहां भौतिकी के नियम काम नहीं करते, या ये सिर्फ सनसनीखेज कहानियों, बुरे मौसम और मानवीय भूल का एक मिला-जुला परिणाम है? शायद सच्चाई इन दोनों के बीच में कहीं है, लेकिन जब तक फ्लाइट 19 जैसे मामलों का कोई ठोस सबूत नहीं मिल जाता, तब तक बरमूडा ट्रायंगल का रहस्य समंदर की गहराइयों में दफन रहेगा और हमारी कल्पना को गुदगुदाता रहेगा। तो ये थे दुनिया के 7 सबसे बड़े और अनसुलझे रहस्य। वॉयनिच मैन्यूस्क्रिप्ट की अनपढ़ी भाषा से लेकर बरमूडा ट्रायंगल के गायब होते जहाजों तक, हर कहानी हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि इस दुनिया में अभी भी कितना कुछ है जो हम नहीं जानते। ये रहस्य हमें चुनौती देते हैं, हमें डराते हैं और हमारी जिज्ञासा को हमेशा जगाए रखते हैं। शायद कुछ सवालों के जवाब कभी न मिलना ही उनकी सबसे बड़ी खूबी है, क्योंकि यही चीज हमें हमेशा खोजते रहने के लिए प्रेरित करती है। इनमें से कौन सा रहस्य आपको सबसे ज्यादा चौंकाने वाला लगा? क्या आपके पास कोई थ्योरी है? क्या आपको लगता है कि पिरामिड एलियंस ने बनाए थे, या वॉयनिच मैन्यूस्क्रिप्ट किसी धोखेबाज का काम है? नीचे कमेंट में जरूर बताएं। आपके विचार PRH कर हमें बहुत अच्छा लगता है, और क्या पता आपकी थ्योरी में ही कोई सुराग छुपा हो। हम आपके हर कमेंट को पढ़ते हैं, तो अपनी राय देने में बिल्कुल भी संकोच न करें। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको रहस्य और रोमांच का ये सफर पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, और ऐसे ही रहस्यमय सफर के लिए नटी फैक्ट्स चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम बहुत जल्द वापस आएंगे एक और दिमाग चकरा देने वाली वीडियो के साथ। तब तक के लिए सोचते रहिए और सवाल पूछते रहिए, क्योंकि क्या पता अगला बड़ा रहस्य आप ही सुलझा दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अलविदा।